हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 70 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था स्नोबॉल और हेल हाउंड दोनों के दरमियान में फाइट शुरू होने वाली है। गूडाओ अपने कजिन को वहाँ पर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और कहता है मैं बिबी को बुला कर लाता हूँ, लेकिन तब तक तुम यहाँ पर जिंदा रहने की कोशिश करना, लेकिन अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारे नाम की बहुत सारी अगरबत्तियाँ जलाऊंगा। हेल हाउंड ने पिछली एपिसोड में स्नोबॉल के ऊपर अपने मुँह से हेल फायर फेंकी थी। हेल हाउंड स्नोबॉल से कहता है अगर तुम्हारा कीमा ना बना हुआ या फिर तुम जलकर हाक ना हो गई हुई तो कम से कम अगली बार तुम नहीं बचोगी। लेकिन उस हेल हाउंड के अटैक की वजह से स्नोबॉल के ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं होता। वो उसकी तरफ देखता और कहता है लगता है कि इस किंग ने तुम्हें बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वो हेल हाउंड अपने मुंह में फिर से एक एनर्जी बॉल बनाता है और स्नोबॉल से कहता है लगता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसी वजह से मेरा सक्सेसर तुम्हारे हाथों में मारा गया, यानी मेरा बेटा तुम्हारे हाथों से मारा गया। लेकिन देखते हैं कि तुम मेरी पावर को कब तक बर्दाश्त कर पाती हो। वो अपने मुंह से हेल फायर छोड़ता है जो कि स्नोबॉल के पीछे लग जाती है। स्नोबॉल ऊपर की तरफ जंप करती है तो वो हेल हाउंड उस हेल फायर को ऊपर की तरफ फेंकता है, जबकि स्नोबॉल उसे डॉज करते हुए नीचे की तरफ आ जाती है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। हेल हाउंड उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे फिजिकल अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि मेरी बॉडी को इफेक्ट कर पाएंगे। स्नोबॉल जैसे उसके पेट पर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचती है, हेल हाउंड अपना पंजा मारकर स्नोबॉल को पीछे की तरफ फेंक देता है। स्नोबॉल जैसे पीछे जाकर ग्राउंड पर गिरती है, गिरते साथ ही स्नोबॉल की पूरी बॉडी आइस में कवर हो जाती है क्योंकि उसने हेल फायर का यूज किया है। हेल फायर की वजह से उसकी बॉडी हेल आइस में कवर हो जाती है। कजिन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो गया, फायर की वजह से कोई फ्रीज कैसे हो सकता है। मास्टर जू से कहते हैं बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम्हें नहीं पता कि हेल फायर आर्म फायर से बहुत ज्यादा अलग होती है। जब कभी तुम्हारी बॉडी के ऊपर हेल फायर इफेक्ट करती है तो तुम्हारी बॉडी जलने की बजाय उसी वक्त जम जाती है, तुम्हारी अंदर तक हड्डियां भी जम जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द होता है और फौरन तुम्हारी मौत हो जाती है। मास्टर जू हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मैंने बिमिंग के वार बीस्ट को मार डाला जिसने मेरे बेटे को मारने में बहुत ज्यादा हेल्प की थी। कजिन चिल्लाते हुए मास्टर जू से कहता है मास्टर जू आपको अपने इस पेट को रोकना होगा। आपको नहीं लगता कि आपके मास्टर और हमारे मास्टर के दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो दोनों इकट्ठे रूइंस में जाने वाले हैं। अगर आपका पेट यहाँ पर उसकी वार बीस्ट को मार देता है तो बिमिंग इसके ऊपर क्या रिएक्ट करेगा, आपको अपने मास्टर को भी जवाब देना पड़ेगा। मास्टर जू हंसते हुए उससे कहते हैं हमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमारे हेल हाउंड के बेटे को कॉटन बॉल ने मारा था, इस हेल हाउंड ने अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया इस छोटे से कॉटन बॉल को मारकर, इसलिए इसका हिसाब बराबर हो चुका है। अगर तुम्हें इसके लिए किसी को ब्लेम करना है तो तुम्हें इस कॉटन बॉल को ब्लेम करना चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है। अगर ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती तो ये हमारे इस हेल हाउंड को हरा सकती थी। अगर ये हमारे हेल हाउंड को मार देती है तो मुझे इसमें कोई मसला नहीं, फिर तुम्हें इस पेट के मरने पर इतना ज्यादा अफसोस क्यों हो रहा है। कजिन मास्टर जू से कहता है तुम तो बहुत बड़े कमीने हो, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। जबकि स्नोबॉल की तरफ दिखाते हैं जो कि उस आइस के अंदर जमी हुई है। छोटा पिगी भी उसके पास ही खड़ा होता है। छोटा पिगी गुस्से के साथ हेल हाउंड की तरफ देखता है और अपनी पावर्स को रिलीज करता है। हेल हाउंड स्नोबॉल की तरफ देखकर हंसना शुरू कर देता है और कहता है ऐसा पहली बार हुआ है कोई मेरी आइस के अंदर हिल रहा है, नहीं तो मैं जिसके ऊपर भी अपनी हेल आइस को यूज करता हूँ वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। उसकी बॉडी हमेशा के लिए इस आइस में कैद हो जाती है और वो कभी भी नहीं निकल पाता। हेल हाउंड स्नोबॉल से कहता है तुम्हारे पास बहुत सारे डिफेंसिव स्किल हैं, तुम्हारी पावर भी काफी ज्यादा है, एक बार मैं तुम्हें खा लूं मेरी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, शायद मैं ब्रेक थ्रू करके अपने गॉड लेवल पर चला जाऊं। छोटा पिगी उसी वक्त अपनी पावर्स को यूज करते हुए बड़ा पिगी बन जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। हेल हाउंड उसकी तरफ गुस्से से देखता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर स्नीक अटैक करने की, और साथ ही वो अपनी हेल फायर को यूज करते हुए छोटे पिगी पर अटैक कर देता है। छोटा पिगी उसी के एक ही अटैक से ढेर हो जाता है। वो उसके ऊपर अपना पाँव रख लेता और कहता है उसको तो मैं बाद में मारूंगा, लेकिन सबसे पहले अब तुम्हें हरा दिया है तो पहले तुम्हें खा लेता हूँ। लेकिन जैसे ही वो उस छोटे पिगी को मारने वाला होता है स्नोबॉल आइस के अंदर से बाहर निकल आती है और हीरो बनते हुए उसको बचाने के लिए आगे बढ़ती है। स्नोबॉल वहीं से अपनी जुबान में कुछ लाकर कहती है चिरप चिरप, जबकि वो छोटा पिगी भी आगे से कुछ जी जी करके उसे कहता है। स्नोबॉल इतना ज्यादा गुस्सा आ जाती है कि पहली बार इस पूरी सीरीज में स्नोबॉल अपनी पावर्स को रिलीज कर रही है और साथ ही कुछ आवाज आती है। स्पेशल स्किल को यूज करने की आवाज आती है, कोई कहता है कंटेम्पलेशन। ये आवाज सुनते ही हेल हाउंड भी हैरान हो जाता है और कहता है अभी अभी कौन बोला, किसकी आवाज थी ये। कजिन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। स्नोबॉल अपनी पावर्स को रिलीज करती है लेकिन साथ ही हेल हाउंड चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है। वो अपने पाँव के नीचे देखता है तो उसके पाँव के नीचे छोटा पिगी नहीं होता। कजिन कहता है अभी अभी क्या स्नोबॉल ने अपने किसी स्पेशल स्किल को यूज किया है। हेल हाउंड स्नोबॉल की तरफ देखता है और कहता है आहिश यहाँ
पर चल क्या रहा है? आखिर छोटा सा कॉटन बॉल मेरे पाँव के नीचे से इस पिगी को कैसे निकाल कर ले गया? हेलहाउंड कहता है इस छोटे से कॉटन बॉल की बॉडी से जो ऑरा निकल रहा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्या ये इसका कोई स्पेशल स्किल है या फिर ये इसका ब्लड लाइन टैलेंट है जो कि इसने अवेकन कर लिया है? और मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा भी महसूस हो रहा है जैसे यहाँ पर कुछ इल्यूजन्स क्रिएट हो रही हैं। मुझे लगता है कि इनके पास इल्यूजन क्रिएट करने की पावर है, वरना ये मेरी आंखों के सामने मेरे पाँव के नीचे से इस पिगी को बचाकर नहीं ले जा सकती थी। हेलहाउंड स्नोबॉल से कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम लोग अपनी इल्यूजन्स को क्रिएट करके इस हेलहाउंड को हरा सकते हो तो तुम लोग बहुत बड़ी गलती पर हो, क्योंकि इस किंग के पास अपने भी कुछ पैंतरे हैं। हेलहाउंड अपने एक स्पेशल स्किल को यूज करता है जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी के ऊपर आंखें निकल आती हैं। कजिन चिल्लाकर कहता है अब ये कौन सा सीक्रेट स्किल है? इसकी पूरी बॉडी पर बहुत सारी आंखें निकल आई हैं। मास्टर जू कहते हैं ये इसका ब्लड लाइन टैलेंट है जो कि इसने अवेकन किया है। ये सिर्फ इस एंसेस्टर डॉग की फैमिली में है। कहा जाता है कि हेल के अंदर बहुत सारी मेज हैं, यानी बहुत सारी भूल भुलैया हैं, और उन सारी भूल भुलैया को पार करना इतना भी आसान नहीं है कि हाई लेवल के हंटर्स भी वहाँ पर भटक जाते हैं। सिर्फ हेलहाउंड के पास इस तरह का स्पेशल स्किल है। इसके पास क्योंकि बहुत सारी आंखें हैं, ये दीवारों के आर पार देख सकता है और उस भूल भुलैया के अंदर अपना रास्ता बनाकर हेल के अंदर से बाहर आ जा सकता है। मास्टर जू काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं इस छोटे से कॉटन बॉल के पास बहुत सारी एबिलिटीज हैं और बहुत सारी पावर भी है। अगर हमारा हेलहाउंड इस छोटी कॉटन बॉल को खा लेता है और इसकी पावर्स को ले लेता है तो वो लेवल अप हो जाएगा, तो वो गॉड लेवल का डीमन बन जाएगा और उसके बाद हमारी फैमिली सारी जिंदगी बैठकर खाएगी, क्योंकि हमारे हाथ में एक पावर हाउस लग जाएगा और बाकी की सारी फैमिलीज वाले हमसे बहुत ज्यादा डरा करेंगे। हेलहाउंड उससे कहता है चलो फिर आ जाओ और देखते हैं तुम्हारे पास और कौन कौन सी एबिलिटीज हैं, और साथ ही वो जंप करते हुए कॉटन बॉल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन कॉटन बॉल तक पहुंचने से पहले ही कॉटन बॉल फिर से अपनी एक स्पेशल स्किल को रिलीज करती है और हेलहाउंड के दिमाग में सेम वही वर्ड्स फिर से दोहराए जाते हैं, कंटेम्पलेशन। स्नोबॉल के इस मूव को यूज करते ही जमीन के अंदर से बड़े बड़े हाथ निकलते हैं और उस हेलहाउंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेलहाउंड पीछे की तरफ जंप कर जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगा था कि मैं अपनी इन आंखों की मदद से तुम्हारे इस मूव को नहीं देख पाऊंगा? मैंने पहले से ही देख लिया था कि जमीन के अंदर से बड़े बड़े हाथ निकलने वाले हैं। मैंने तुम्हें पहले से ही बता दिया था कि मेरी इन आंखों के सामने तुम्हारा इल्यूजन मैजिक काम नहीं कर सकता। हेलहाउंड अभी हवा में अपनी तारीफें कर रहा होता है कि वो हाथ उसकी बॉडी के आर पार होना शुरू हो जाते हैं। हेलहाउंड चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ इल्यूजन से बने हुए हाथ हैं, ये मेरी बॉडी के अंदर कैसे जा सकते हैं? मेरी इतनी सारी आंखें मुझे धोखा नहीं दे सकती। अगर ये वाकई में एक इल्यूजन है तो फिर मुझे इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है? वो सामने स्नोबॉल की तरफ देखता है तो स्नोबॉल उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराती है और साथ ही हेलहाउंड एक अलग ही डायमेंशन में चला जाता है। उसके नीचे फायर होती है, फायर से बेहतर लावा कहना होगा। उस लावा के अंदर से ज़ोंबीज के हाथ निकलते हैं और उस हेलहाउंड के उस लावा के अंदर खींचने की कोशिश करते हैं। हेलहाउंड भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है आखिर ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ पर हूँ? उसी वक्त वहाँ पर कुछ ज़ोंबीज भी निकल आते हैं जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। हेलहाउंड चिल्लाकर कहता है तुम सब लोग क्या कर रहे हो? मेरे करीब मत आना। लेकिन वो सारे ज़ोंबीज आगे बढ़ते हैं और उसको कोई कंधे से काटता है और कोई उसकी टांगों पे काट रहा होता है। हेलहाउंड बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है मुझसे दूर रहो, तुम मुझे काट रहे हो, और चिल्ला चिल्लाकर हेल्प के लिए कह रहा होता है। लेकिन साथ ही बैटल ग्राउंड का सीन दिखाते हैं। वो हेलहाउंड बेचारा हवा में चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं होता, कोई ज़ॉम्बी नहीं होता और कोई भी हाथ उसकी बॉडी के आर पार नहीं गए होते। असल में ये सारा मैजिक उस छोटे पिगी का है जिसने शुरू से ही इल्यूजन क्रिएट की हुई थी। और हेलहाउंड जो कि कह रहा था कि मैं अपनी आंखों से किसी भी इल्यूजन को देख सकता हूँ, वो उसके इल्यूजन को शुरू से ही नहीं देख पाया। जू फैमिली के जितने भी हंटर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं वो सारे उसे इस तरह देखकर बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लगता है हेलहाउंड का इंसेस्टर पागल हो गया है, पता नहीं उस छोटे से कॉटन बॉल ने इसके ऊपर कौन सा जादू किया है, ये किस किस्म की हरकतें कर रहा है। हम लोग अपने एल्डर को फोर फादर को क्या जवाब देंगे? हंटर्स मास्टर जू से कहते हैं मास्टर जू आपको इसे जल्दी से रोकना होगा, इसी तरह चलता रहा तो हमारा इंसेस्टर डॉग पागल हो जाएगा। मास्टर जू उनकी बात सुनने के बाद कजिन से कहते हैं अपने सिटी लॉर्ड के इस छोटे पेट को रोको कि वो हमारे इंसेस्टर डॉग के साथ ऐसा मत करे, और उसका वार बीस्ट ऐसा ही करता रहा तो हमारा इंसेस्टर डॉग पागल हो जाएगा और हम इसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। हमारे फोर फादर तुमसे इस बात का बदला जरूर लेंगे, जल्दी से जाकर इसको रोको। अब कजिन आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हारे इंसेस्टर डॉग ने उससे बदला लेने के लिए उस पर अटैक किया और हमारी स्नोबॉल ने अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को डिफेंड किया और बदले में तुम्हारे इस इंसेस्टर डॉग को मार डाला। अब इसमें हमारी स्नोबॉल का क्या कसूर है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा इंसेस्टर डॉग ही बहुत ज्यादा कमजोर है।
मास्टर सू चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम बहुत बड़े कमीने हो, तुम तो वही वर्ड्स दोहरा रहे हो जो मैंने तुमसे कहे थे। कजिन स्नोबॉल और छोटे पिगी की तरफ देखता है तो वो दोनों उसके पास आ जाते हैं। स्नोबॉल अभी भी चिरप चिरप करते हुए कुछ कह रही होती है। कजिन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि स्नोबॉल ने उसे चिरप चिरप करते हुए कहा होता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। और यहीं पर 1 घंटे पहले का सीन दिखाते हैं। बिमिंग अपने हाथ में एक मैप लेकर जूसू और फोरफादर के साथ खड़ा होता है और वो प्लान को डिस्कस कर रहा होता है कि कब वो लोग रूइंस के अंदर जाने वाले हैं। उसी वक्त गूडा उसके पास भागता हुआ आता है और उसे बताता है कि इंसेस्टर डॉग ने हमारी स्नोबॉल के ऊपर अटैक कर दिया है, वो अपने बेटे की मौत का बदला ले रहा है। मैं जल्दी से भागता हुआ तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है, जल्दी से मेरे साथ चलो। बिमिंग भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फोरफादर बिमिंग से कहते हैं मेरा इस सब से कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैंने अपने इंसेस्टर डॉग को ऐसा करने का कुछ भी नहीं कहा था और ना ही अपने बेटे जू से ऐसा करने का कहा था। अगर तुम्हारा वारपैट उसको मार भी देता है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सिर्फ एक वारपैट है। जब हम लोग इस गॉड लेवल की रूइंस को एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ से बहुत सारा खजाना मिलेगा, मैं अपने लिए वहाँ से कोई वारपैट ढूंढ लूंगा। अगर तुम चाहो तो जाकर उस इंसेस्टर डॉग को मारकर अपनी स्नोबॉल को बचा सकते हो। बिमिंग उनसे कहता है ठीक है, सब लोग वापस चले जाओ, हम लोग कल रूइंस में जाएंगे, मुझे अभी अपनी स्नोबॉल को बचाने के लिए जाना है। फिर बिमिंग वहाँ से चला जाता है। किंग सोसो फोरफादर से कहती है आपको नहीं लगता आपके इंसेस्टर डॉग ने बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर दिया है? फोरफादर उसे कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे इंसेस्टर डॉग ने उसकी स्नोबॉल के ऊपर अटैक किया है। अगर वो उसकी स्नोबॉल को मार देता है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि उसकी स्नोबॉल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बिमिंग के साथ मिलकर वो दोनों बहुत ज्यादा अच्छी टीम बनाते हैं। एक बार मेरा इंसेस्टर डॉग इसकी स्नोबॉल को मार कर खा जाए उसके बाद वो लेवल अप हो जाएगा और वो एक गॉड लेवल का डीमन बन जाएगा। सो कहती है लेकिन अगर बिमिंग ने हमें उन रूइंस के अंदर ले जाने से मना कर दिया कि इस इंसेस्टर डॉग की फाइट की वजह से, तो हम लोग क्या करेंगे? फोरफादर उसे कहते हैं हम लोगों ने नक्शा पहले से ही देख लिया है, हमें बिमिंग की जरूरत नहीं है। अगर वो हमें साथ लेकर नहीं भी जाता तो हम लोग खुद ही रूइंस के अंदर चले जाएंगे। फिर साथ ही वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 70 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।